शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एहतसाब अदालत में आज भी नवाज शरीफ के खिलाफ जो रेफरेंसेस थे उसमें समाअत हुई है और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अपने दलाइल के अंदर क्या कहा और आज एक उनका फिक्रा मीडिया की जीनत बना रहा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जज बशीर साहब से उनका जो मुकालमा हुआ था कि आपने कहा था कि वाजिद ज़िया को समझाऊं कि किस तरह से गवाही का बयान रिकॉर्ड करवाना है। तो इस सारे मामले पर देखते हैं कि आज क्या कार्रवाई हुई और मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहे होंगे, जनाब असद मलिक साहब डॉन अखबार से। मलिक साहब, क्या हुआ आज एहतसाब अदालत में? आज जो सरदार मुजफ्फर अब्बासी हैं प्रोसिक्यूटर जो नैब के, उन्होंने अपने आर्गूमेंट जो है वो कंक्लूड कर दिया आज, और इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों की निशानदही की जो कि प्रोसिक्यूशन ने पॉइंट आउट किए थे। अगरचे उनकी जो ओवरऑल फाइनल आर्गूमेंट्स आज जो कंक्लूड हुए हैं वो कोई इतने हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छे थे। आज उन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया कि वो आपकी कोई दुश्मनी है उनसे, सरदार मुजफ्फर अब्बासी से? कोर्ट में उन्होंने उनके आर्गुमेंट्स को इतने अच्छे नहीं थे, क्यों अच्छे नहीं थे भाई? कोर्ट में उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मेरे मुकाबले में जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, मैं तो अशरे अशीर भी नहीं हूँ। ये बात उन्होंने उस वक्त की थी जब रॉबर्ट रेडले के हवाले से वो मौजू जो है वो उनको पे आर्गूमेंट कर रहे थे, दलाइल दे रहे थे। उन्होंने देखिए इसमें जो रॉबर्ट रेडले के हवाले आज जो 2-3 चीज़ें उन्होंने टच की थी, एक रॉबर्ट रेडले की स्टेटमेंट थी, फिर मनी ट्रेल के हवाले से भी कुछ बात उन्होंने की। और क्या बात की, पहले वो बात बता दें। रॉबर्ट रेडले के हवाले से उन्होंने क्या बात की, मनी ट्रेल के हवाले से क्या बात की? फिर लोग कहते हैं कि जनाब आप जो है ना वन साइडेड स्टोरी नहीं, रॉबर्ट रेडले के हवाले से जो उनकी बात थी, हाँ, वो ये था कि जो डिफेंस काउंसिल है अमजद परवेज़ और ख्वाजा हारिस, इन्होंने ये कहा था कि जो रॉबर्ट रेडले को एक तो ये जब उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराना था तो उससे पहले जो प्रोसिक्यूटर है मुजफ्फर अब्बासी, ये उनसे मुलाकात की इन्होंने, और मुलाकात में उन्होंने बताया उसको कि आपने क्या किस किस्म के सवालात आएंगे, तो एक किस्म की आप देखें कोचिंग कराई। ये सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने खुद एडमिट किया? नहीं, ये ख्वाजा हारिस ने जो सजेशन पुट की थी ना, ख्वाजा हारिस ने तो जो सजेशंस दी थी, आज मुझे बताएं मुजफ्फर अब्बासी साहब ने क्या कहा? मुजफ्फर अब्बासी जो है उसको रिबट कर रहे थे ना आज, कि जो उस वक्त ये बात हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि ख्वाजा हारिस ने कि मैंने उनको कोई कोचिंग वगैरह की है या मैंने मैनिपुलेट करने की है विटनेस, तो ऐसी बात नहीं थी। मैंने तो जस्ट उनसे एक मुलाकात की थी ताकि मैं उनको बताता कि पाकिस्तान की अदालतों में जो है वो किस किस्म के जो है वो माहौल होता है, क्या आप, ताकि वो परेशान ना हो। हालांकि मेरे ख्याल में उनको इसकी मुलाकात की ज़रूरत इस वजह से भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने इसी फाइनल आर्गूमेंट्स के दौरान ही जब उन्होंने शुरू में रॉबर्ट रेडले के हवाले से बताया तो उसका CV भी पढ़ के सुनाया और उन्होंने कहा इनका 36 साल का एक्सपीरियंस है और 24 ममालिक में जो है वो इनके फोरेंसिक के जो मुख्तलिफ जो है वो वहाँ पे 24 ममालिक से इनके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वहाँ पे इनकी जो है वो ऑथेंटिक समझी जाती हैं। ताहम उनका ये कहना था कि उनको पाकिस्तानी अदालतों का नहीं पता था, तो मैं इस वजह से बताने के लिए कि शायद वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, तो ये वाला मैंने किया। और ये मैंने कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं की। उसके साथ उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा लेकिन देखें जज साहब, आपने मुझे खुद कहा था कि मैं वाजिद ज़िया को समझाऊं कि कैसे बयान देना है। तो इस पर जज साहब ने ज़रा उनकी तरफ यूँ देखा कि भाई कनखियों से देखा, गुस्से से देखा, ऐसे ही देखा उनको कि भाई मैंने कब कहा था। तो साथ ही उसमें उन्होंने फिर ये कहा कि देखिए वो आपने कहा था ना कि विटनेस आगे पीछे होता है, तो आप इनको समझाएं ताकि अदालत का वक्त भी बच सके। तो खैर उनका एक अपना कोई तरीक़ाकार, लेकिन जो विटनेस जो मेरे ख्याल में हमारा जो कानूनी शहादत कहता है और जो लीगल एक्सपर्ट्स की जो राय है उसमें विटनेस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप उसको पहले से बताएं कि आपने यूँ करना है, यूँ करना है, यूँ करना है, तो वो फिर विटनेस नहीं होता ना,
वो तो एक पार्टी बन जाता है ना, क्योंकि आपने एक गैर जानिबदारी से एक बंदे का बयान सुनना होता है और उसके ऊपर। तो लेकिन मलिक साहब इसमें बायस किस हद तक कार फरमा होगा ट्रायल के अंदर? आप यही कहेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये इस्टेब्लिश करेंगे कि जनाब कोई शायद कोई बायस था उनका? देखिए, इस तरह का जो विटनेस होता है ना, उसको एक लीगल टर्म में कहा जाता है ट्यूटर्ड विटनेस। ठीक है, जिसको आप पहले समझा बुझा के लेके आते हैं। तोता विटनेस, तोता शहादत अब देसी तोता शहादत, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं ट्यूटर्ड विटनेस, कि आपने उसको वो करके लाते हैं, वो इंडिपेंडेंट उसकी जो टेस्टिमनी है ना, वो इस तरह से इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी एक इंडिपेंडेंट विटनेस की जो है ना हो सकती है। एक ये बात हुई, फिर उन्होंने और मज़ीद ये, अच्छा एक और मज़े की बात आज उन्होंने ये की कि जब फाइनल आर्गूमेंट्स कंक्लूड किए उस वक्त उन्होंने कहा जी कि अब आप इनको कहें कि अपना बयान का अपना फाइनल आर्गूमेंट्स दें। उन्होंने कहा जो डिफेंस काउंसिल, अब ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज़ तो आ नहीं रहे थे, उनके एसोसिएट्स से उन्होंने कहा कि मंडे को तो वाजिद ज़िया की अल अज़ीज़िया में क्रॉस एग्जामिनेशन है, तो हम यहाँ पे कैसे फाइनल आर्गूमेंट्स करेंगे, वो ख्वाजा साहब और वो दूसरे। तो उस और फिर दूसरा भी तो वो दरखास्त भी चली गई है सुप्रीम ये कोर्ट वाली को। भी बात हुई हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को तो एक्सटेंशन की गई है ना, सुप्रीम कोर्ट को एक्सटेंशन ऑफ टाइम की गई है, और ख्वाजा हारिस की जो दरखास्त थी वो हाई कोर्ट में गई, तीनों में इकट्ठे आर्गूमेंट्स करने थे, वो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस किया हुआ है। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में हमने एक एप्लीकेशन भी फाइल की हुई है, तो जो मुजफ्फर अब्बासी हैं, जो नैब के एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है, उन्होंने कहा कि वो तो आपको स्टे तो नहीं उन्होंने दिया ना, स्टे वाली तो आपकी उन्होंने प्लीड जो है वो खारिज कर दिया है, आपको तो उसमें कोई रिस्ट्रेनिंग आर्डर, कोई उसमें वहाँ से कोई अदालत ने कोई रिस्ट्रेनिंग आर्डर तो नहीं जारी किया। सही। जिस पे साद हाशमी, उसने जो वकील हैं उनके एसोसिएट ख्वाजा हारिस साहब के जूनियर हैं, उन्होंने कहा कि देखें, मुझे बड़ी हैरानगी है कि हम पटिशनर हैं, मैंने अभी 2 मिनट पहले मैंने चेक किया था, 2 मिनट पहले मैंने चेक किया था, और अभी तक मुझे यही बताया गया कि फ़ाइल जो है वो जज साहब के चैम्बर में है, और मुझे बड़ी हैरानगी है कि आपको ऑर्डर का पता चल गया, जो कि उन्होंने अभी साइन भी नहीं किया, और मैं पिटिशनर हूँ, मुझे भी नहीं पता, आपको कैसे पता चल गया कि हमें रिस्ट्रेनिंग आर्डर नहीं मिला? अच्छा। जिस पे उन्होंने कहा, फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा कवर अप किया, उन्होंने कहा नहीं, वो अगर रिस्ट्रेनिंग आर्डर आपको मिल गया होता तो आप ले आते, आप चूँकि लेके नहीं आए तो मैंने अज्यूम कर लिया कि आपको नहीं मिला। उन्होंने कहा फिर आपको अज्यूम जब किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन से जज साहब के सामने लगी है? आमिर फारूक साहब, मोहसिन अख्तर क्यानी, 2 जजेस हैं। अच्छा। लेकिन साद हाशमी का ये कहना था कि देखिए, हम पिटिशनर हैं और आपको तो अभी नोटिस रिसीव भी नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं उसकी फेट के बारे में कि जी उसका आपको कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं, कोई रिस्ट्रेनिंग आर्डर कोर्ट ने नहीं जारी किया, कि आप मतलब देख के आए हो? देखें, आपको कैसे, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आप बताइए कि कैसे पता लगता है ऑर्डर का? जब ऑर्डर हाथ में आ जाए, या मैंने देखा हुआ हो, या आपके जज से अच्छे ताल्लुकात हो, तो वो सम टाइम ये भी नहीं हो सकता। ये मैं देखो ना, बात ये है कि जज के अच्छे ताल्लुकात भी हों, और फिर दूसरी बात ये है कि सिंपल सी बात है, वैसे है तो कॉमन सेंस की बात ना, कि अगर सिर्फ नोटिस हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं मिला। नहीं, अच्छा, इसमें एक और भी है कि अगर आपके स्टाफ के साथ अच्छे ताल्लुक है ना, जज साहब के, जिन्होंने ऑर्डर डिक्टेट किया होता है, सम टाइम वो बता देते हैं आपको, लेकिन ये बड़ा रेयर होता है। आप और इस तरह अगर आपको पता चल जाता है, वो आपकी पर्सनल कंजम्पशन के लिए होता है कि क्या ऑर्डर आ रहा है, इस तरह एक फोरम पे आके नहीं आप बताते कि रिस्ट्रेनिंग। अच्छा, दूसरी एक बात ये है कि अगर आप लोग असद मलिक साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर ये बताएं, कमेंट में अपने कमेंट में सवाल लिखिए, और उसके साथ ये भी बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आप कहाँ हैं इस वक्त, पाकिस्तान में हैं, सऊदी अरब में हैं, अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, सरगोदा में हैं, चीचा वतनी में हैं, फैसलाबाद में हैं, लाहौर में हैं, पेशावर में हैं, कहाँ हैं आप अपना वो कमेंट लिखेंगे, आप कहाँ से जो है ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा सिद्दीकी साहब, आज जो मज़ीद उसमें जो कंक्लूड जब हो रहा था, तो उस वक्त उन्होंने मज़ीद जो चीज़ें बताई, उन्होंने ये कहा, जो नेशनल असेंबली में कमेंट आ गया, उसमें ज़ियाउर रहमान साहब कहते हैं कि ये पटवारियों को राम कहानी सुनाई जा रही है। अच्छा, आगे चले, इनको फिर इनकी मर्जी की कहानी सुना देते हैं जो ये सुनना चाहते हैं। हाँ, वो इनकी मर्जी की मैं वैसे सुनाने लगा था। सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब जो हैं, उनके क्या आर्गुमेंट्स थे? वो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनकी मर्जी की। उन्होंने ये कहा कि सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब ने
कि नेशनल असम्बली में जब इनकी पहली स्पीच थी जो कि अप्रैल में थी, उसमें नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हमने मक्का में एक मिल बेची और उससे हमने रेवेन्यू जनरेट किया, मुरीद के बार्सिलोना, एबटाबाद, और उससे हमने और उसमें हमने जनाब वो रेवेन्यू जनरेट किया और मेरे बच्चों ने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया। फिर अब्बासी साहब का ये कहना था कि 15 मई को 2016 को उनका फिर स्टांस जो है वो चेंज हुआ। आपको याद है ना, ये अप्रैल में ये पानामा की ये केस आया था सामने, तो उन्होंने कहा जी 15 अप्रैल को उनका स्टांस फिर चेंज हुआ और उन्होंने ये कहा कि नहीं हमारी गल्फ स्टील मिल जो है वो आई। अच्छा, इस दौरान जो ये आपको याद होगा जो इनके जो मेन जो आर्गूमेंट्स थे आज, वो तकरीबन वही थे जो ये स्टेटमेंट्स के हवाले से जो आसिफ सईद खोसा की जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जो जजमेंट थी ना 20 अप्रैल की, उसमें उन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह पॉइंट आउट की थी कि फ़लाँ जगह पे ये बयान आया, फ़लाँ मीडिया पे उन्होंने ये पैगाम दिया, उसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो वो इनके आर्गूमेंट्स आलमोस्ट उसी के ऊपर बेस कर रहे थे और आलमोस्ट उसका रेप्लिका था, उसको रिपीट उसी को वो रिपीट किए जा रहे थे कि ये चीज़ ये कॉन्ट्रडिक्शन आप भी रिपीट कर देना। और उन्होंने ये कहा कि लेटर के हवाले से उन्होंने क्या कहा, मनी ट्रेल के हवाले से उन्होंने क्या कहा, लंदन जायदादों की बेनामी के हवाले से उन्होंने क्या आर्गूमेंट किए नवाज शरीफ के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि कतरी लेटर के हवाले से कभी इन्होंने प्ली नहीं दी उस वक्त नेशनल असम्बली में, या जब इन्होंने अपने के यहाँ हुसैन नवाज ने जो 99 में इंटरव्यू दिया था BBC में, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये जो है ये कतरी के हैं और कतरी जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमने जो है ये ख़रीदे, या हम जो रह रहे हैं ये कतरी के हैं। उन्होंने कहा जी कि अभी इनकी ये प्ली है कि हम तो वहाँ पे गेस्ट के तौर पे रहते थे। तो क्या मैं ये आपके कहूँ कि जो उनके कौमी असम्बली में बयानात थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह थी या टेलीविज़न इंटरव्यूज़ थे, उसमें हुसैन नवाज के हवाले से उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज ने खुद कहा कि ये नवाज शरीफ ने भी कहा ना ये हमारे फ्लैट्स हैं। हाँ, नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ जो हुसैन नवाज का जो 99 का इंटरव्यू था, क्या एविडेंशियल हैसियत क्या है? नवाज शरीफ का जो हसन नवाज का जो 99 का है ना, वो तो खुद कोर्ट में उन्होंने जब आज बताया तो उसमें पढ़ के बताया कि हुसैन नवाज ने कहा था कि हम रेंट पे रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम रेंट पे यहाँ पे रहते हैं 99 की बात। हाँ, ये एग्जिबिट हुआ हुआ एविडेंस। तो मियां नवाज शरीफ ने जो अपने 2 स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा जी कि हमने पहले उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा मक्का में स्टील मिल बेची, फिर बाद में उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट में कहा जो 1 महीने बाद कि हमने गल्फ स्टील मिल बेची, और उसमें कहीं पे कतरी इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने ये बेची है। मुजफ्फर अब्बासी साहब, हाँ, आपको याद होगा मियाँ साहब का बड़ा वो चलता था एक कि मैं तो जनाबे वाला ये है हमारे वो ज़राए जिनसे हमने अपनी ये स्टील मिलें बनाई। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्पी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा देखें अगर ये गेस्ट के तौर पे वहाँ पे रहते थे तो ये तो इतना अरसा तो लंबा अरसा तो नहीं गेस्ट को रह सकता, ये तो इस्लामी शोहर के भी खिलाफ है कि आप इतना इनडेफिनेट पीरियड के लिए किसी के घर पे जाएं। अच्छा, और जाके कब्जा कर लें। एक और उन्होंने मुजफ्फर अब्बासी साहब ने जो आर्गूमेंट दिया जिसमें वो ये असल में इस्टेब्लिश कर रहे थे कि जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये मियां नवाज शरीफ की हैं और ये उन्होंने अपने बच्चों के नाम पे जो है ना बेनामी रखी है। उन्होंने ये कहा जी देखें ये इस फैमिली का पैटर्न ऐसा है, उसको छुपाने के लिए, उसकी मलकियत को छुपाने के लिए ऑफशोर कंपनीज बनाई। उन्होंने कहा जी इस फैमिली का पैटर्न ऐसा है कि मियां शरीफ साहब जो थे मरहूम, उन्होंने तारिक शफी के नाम पे बेनामियाँ बनाई हुई थी, खुद वो इधर रहते थे, तारिक शफी उनका बिजनेस हैंडल करता था। तो मियाँ साहब ने भी अपने बेटों के नाम पे जो है ना वो बिजनेस करते हैं, खुद ही इधर होते हैं, वो इनको पैसे भिजवाते हैं और ये मालिक असल में ये है। उन्होंने कहा अच्छा, एक अभी जब आर्गूमेंट दे रहे थे एक आर्गूमेंट उनका ये भी था कि हुसैन नवाज ने देखें जी खुद एडमिट किया है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये उसके वालिद की है। जज ने कहा, तो हम भी हैरान रह गए कि ये क्या कब आर्गूमेंट किया उसने। उन्होंने कहा जब वो GIT में पेश हुए हुसैन नवाज, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं और मेरी जितने मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी मेरे बाप की है। ये आपको देखें एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपको याद होगा एक वाक़या था कि बशीरुद्दीन खान साहब ने कह रहे हैं कि यूमसब आई एम फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर लास्ट 6 months आई हैवंट मिस्ड योर प्रोग्राम, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग अस। अच्छा जी, उसके अलावा भी सऊदी अरब से भी हैं और बार्सिलोना से भी हैं जो वो बता रहे हैं। आज़ाद कश्मीर से मीरपुर आज़ाद कश्मीर से शाहिद अहमद साहब हैं, UK से हैं, तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी जगहों से देख रहे हैं। अच्छा, उसमें एक मैं आपको बता रहा था अभी कि जब
हुसैन नवाज़ के हवाले से जो उन्होंने बताया, क्योंकि एक सहाबी थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने बताया कि मेरा बेटा मुझे जो है ना वो कुछ खर्चा वगैरह नहीं देता, और तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे को बुलाया और वो कहा कि तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। तो हुसैन नवाज़ ने इस कॉन्टेक्स्ट में जो JIT को बताया कि क्योंकि माई प्रॉपर्टीज़ जो कुछ भी मेरा वो मेरे वालिद का है। हाँ। तो उन्होंने कहा ये देखें ये सबूत आ गया। उन्होंने कहा ये सबूत है। अच्छा, ये कितना, बल्कि उन्होंने इन अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा अच्छा इसके ऊपर इस अल्फाज में, ये उनके अल्फाज के, उन्होंने कहा कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है हुसैन नवाज़ ने खुद कि प्रॉपर्टी मेरे वालिद की है। उन्होंने कहा कि मेरा जो कुछ है मेरे वालिद का है, तो मेरे वालिद का है, नवाज शरीफ का है, तो ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ की है। तो इस पे उन्होंने कोई लॉ भी बताया कि पाकिस्तान में इस किस्म की कॉन्वर्सेशन पे क्या लॉ है? नहीं, उन्होंने कहा जी कि ये देखें ये इस्लामी वो फिर दीन की मजहबी तरफ ले गए ना, कि अच्छा। मजहबी हिसाब से अगर आप देखें, शरई हिसाब से, तो ये बिल्कुल ठीक बात की है कि बेटे का जो कुछ होता है वो बाप का ही होता है। हालांकि अगर आप ये देखें, अगर आप इसको लीगली देखें तो क्या औलाद वालिद का असासा नहीं होती? होती तो है, लेकिन अरसलान इफ्तिखार चौधरी साहब का असासा नहीं। लॉ तो ये कहता है कि जो बालिग है, इंडिपेंडेंट है, उसको वो अपने अमाल का खुद जवाब दे। ये सवाल आया था 128 क्वेश्चन जो थे ना, कि हुसैन नवाज़ वगैरह के हवाले से जो क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने ये कहा था कि वो जो है सुई जुरिस है, सुई जुरिस मतलब इंडिपेंडेंट है, अडल्ट है, आकिल बालिग है उनकी जो। और ये वाला देखें, ये इनसे पहले अरसलान इफ्तिखार के केस में जब मलिक रियाज ने ये इल्ज़ाम लगाया था, बिल्कुल सही है, तो उस वक्त ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी की एस्टैब्लिश किया कि वो बाप का तो बेटे के आगे चले ना, आगे अब ये है जी कि अब उन्होंने जब आर्गूमेंट्स कंक्लूड किए, सवाल ये आया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को अगर सज़ा होती है इस मुकदमे में, तो वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है? क्योंकि आज कोई इशारा किया है नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में, यह सवाल आया जी। देखिए, जो ये केस है उसमें तो 14 साल ही सज़ा है। 14 साल है, 7 सवाल का जवाब आ गया। मोहम्मद फराज साहब, आपका ये सवाल था कि टोटल पनिशमेंट एक्सपेक्टेड, लेकिन और जायदाद की जब्त भी तो होती है ना? नहीं, जायदाद की क्या जब्ती होगी इसमें? तो क्यों अटैच नहीं करेगी गवर्नमेंट अपना अदालत? जायदाद तो वो वाली अटैच करते हैं ना जो कि आपकी इल गॉटन मनी से हुई, इनकी तो प्रॉपर्टीज है ही नहीं यहाँ पे। वो वाली प्रॉपर्टीज जो इन क्वेश्चन है ना, नहीं तो वो लंदन फ्लैट्स इन क्वेश्चन है ना। लंदन फ्लैट्स के हवाले से ये एस्टैब्लिश होता है कि ये इल गॉटन मनी से थे, वो तो फिर इनको नवाज शरीफ साहब ने अपना पब्लिक ऑफिस इस्तेमाल करते हुए बनाए, उनके ज़राए आमदन से ये मैच नहीं कर रहे थे, और ये एस्टैब्लिश कर देते हैं, तो फिर वो MLA लिखेंगे यूके गवर्नमेंट को MLA लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये लोग रहते हैं रेजिडेंट्स के, इनके जो है जो इनके जो साहबजादे हैं, वो इतना आसान नहीं होगा, वहाँ पे अदालतों में इनको जाना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, फराज मिनहाज साहब केस भी खराब हो जाएगा। हाँ, फराज मिनहाज साहब जो है वो कहते हैं कि सिद्दीकी साहब आपको कतई से आपके साथ हूँ, और क्या आपके पास गुल बुखारी के बारे में कोई न्यूज़ है? बस उनका ट्विटर हैंडल ही है, उसके ऊपर उन्होंने कहा वो खैरियत से और घर वापस आ गई हैं। सिद्दीकी साहब, कल शाकिर बाबा वाला क्या किस्सा है वो बताइए। नहीं, वो किस्सा तो अब सबके ज़ुबान ज़दे आम है, अब तो आपको क्या बताएं, आप सुन लिया होगा, आपने देख लें उनकी वीडियोस जाके। अच्छा, वैसे वो वीडियो काफ़ी जी, को तकरीबन 3 लाख व्यूज़ उसके हो चुके हैं। बड़ी वैसे संगीन किस्म की बात है। वैसे देखिए, आपको याद होगा कि ये आलमोस्ट वैसे ही केस है जैसे मलिक रियाज ने अरसलान। अच्छा, ये उमर फारूक साहब पूछ रहे हैं कि नैब प्रोसिक्यूटर हैज़ हैड अ स्लिप ऑफ टंग टुडे सेइंग दैट बाहर सब आपने कहा था, ऐसे सवाल करें आप। ये क्या बात हुई? ऐसी हुई बात? नहीं, ऐसे सवाल तो नहीं। ये वाजिद ज़िया से मुतालिक उन्होंने कहा था कि जज साहब आपने ये कहा था कि उनको समझाएं कि कैसे बयान देना है। अच्छा, दूसरा मलिक साहब एक सवाल आया काशिफ चौधरी साहब का कि अगर ये जो भी ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है एहतसाब अदालत का, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हाई कोर्ट के अंदर क्या नैब लॉ के तहत डिसाइड करेगी अदालत या बाकी सारे कवानीन भी देखेगी? नैब के जो ये स्पेशल कोर्ट है जी, इस पर जब इसकी अपील फाइल होती है तो हाई कोर्ट का 2 मेंबर्स डिवीज़न बेंच होता है।
अदरवाइज़ अगर जो आम कोर्ट होती है, जो सेशन, हालांकि यहाँ पे भी सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अगर कोई सेशन कोर्ट से कोई केस है या इवन स्पेशल कोर्ट जो है ना, स्पेशल जज सेंट्रल FIA की जो एंटी करप्शन की कोर्ट है, वहाँ से अगर कोई आए तो वो सिंगल मेंबर बेंच के पास आता है। लेकिन ये जो है ये डिवीज़न बेंच के पास आता है। इसकी एक लॉजिक ये भी है कि अगर ये सिंगल बेंच के पास जाए तो वहाँ पे मज़ीद टाइम ज़ाया होगा, तो अब डिवीज़न बेंच के पास जाएगा तो ये एक जो है ना वो रेमेडी ख़त्म हो जाएगी, एक लेवल ख़त्म हो जाएगा। और ये डिवीज़न बेंच से ज़ियाउर रहमान साहब का सवाल, बात आपकी समझ आ रही है। ज़ियाउर रहमान साहब का सवाल आ रहा है कि जी क्या नवाज शरीफ साहब ने प्रोसिक्यूशन के केस में डिस्क्रिपेंसीज निकालने के अलावा क्या कोई डिफेंस प्लीड किया है? अगर किया तो सबसे सॉलिड एविडेंस क्या था? ज़ियाउर रहमान फ्रॉम लाहौर, ओकाड़ा और लाहौर दो जगह से हैं। चले खैर, वो उन्होंने अपना कोई एविडेंस नहीं दिया, अपनी तरफ से वो कोई एविडेंस नहीं दे के आए, वो बस इनकी, क्योंकि उनका तो पहले दिन से मौक़िफ़ ये है ना कि मेरे है ही नहीं है। नहीं, वो जब एक चीज़ किसी की है ही नहीं तो वो उसकी एविडेंस कहाँ से लाए? प्रोसिक्यूशन एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ये कुछ विटनेसेस लेके आएंगे, कुछ मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ विटनेसेस को शायद ये लेके आएंगे। अब मैं मुसलसल कह रहा था कि ये डिफेंस का केस जो है उसमें करेंगे और हाँ, लेकिन वाहन पेश नहीं करेंगे। एवन फील्ड है जो कि सबसे ज़्यादा सॉलिड, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस है वो एवन फील्ड का है। उसमें ये विटनेस स्ट्रॉन्ग कैसे है? वो इस वजह से स्ट्रॉन्ग है कि जो प्रॉपर्टीज़ आपने ली थी उनकी कोई समझ में नहीं आ रहा ना कि 93 में अब आपने ली है तो 2006 में आप रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। मतलब है कि जो हुसैन नवाज की कहानी है कतरी खत वाली, वो आपको भी समझ नहीं आ रही है। डोंट यू थिंक इट्स अ गुड डिफेंस और ये प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है? देखिए, इनके अलावा और कोई डिफेंस इनके पास कोई था ही नहीं। कतरी खत के अलावा कोई डिफेंस नहीं है। मतलब आप किसी, या तो आपके पास जो सबसे सॉलिड जो डिफेंस वो शुरू में ये था कि आप कहते हैं कि जी के अब्बा जी की जायदाद थी। डू यू एक्सपेक्ट के मुश्किल हो गया है मियाँ साहब का बचना? नहीं, मियाँ साहब का बचना देखें, केस में तो कोई इतनी ख़ास चीज़ तो है नहीं कि आप उसमें ना कोई इतने ज़बरदस्त उन्होंने कोई आर्गूमेंट्स दिए हैं, ना कोई इतना ज़्यादा कोई एविडेंस लेके आए हैं। एविडेंस जितने भी देखे वो फ़ोटो कापीज़ हैं। GID की रिपोर्ट जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन है उनको, और यहाँ पे बेशुमार ऐसी अदालती नज़ीर हैं कि आप एक केस का एविडेंस उठा के दूसरे केस में नहीं डाल सकते। ठीक है, एक उसका बाकायदा आपने सीजर मेमो होता है, आपने जो एविडेंस लिया होता है वो एक मखसूस केस के लिए होता है। इस तरह से नहीं होता कि आपने ये एक चाबी है और आप 10 जगहों पे दे दें कार चोरी के, ये चाबी इसके पास है तो जनाब वो 10 केस मेरे पे डाल दें। ताहिर कंबोज साहब पूछ रहे हैं कि जनाब अगर इस स्टेज पर हसन या हुसैन नवाज पेश हो जाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? वो अगर हुसैन और हुसैन नवाज आ जाते हैं तो दोबारा से ट्रायल 0 से स्टार्ट होगा। दोबारा से 0 से कैसे ट्रायल? 0 से दोबारा चार्ज फ्रेम होगा। हाँ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यही होता है ना कि जब वो आएंगे तो ट्रायल 0 से स्टार्ट होगा, दोबारा चार्ज फ्रेम तो होगा। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैंने जैसे आप पहले भी एक सवाल एक दिन किया था, ये सवाल क्या? अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अगर किसी स्टाइल के ऊपर हुसैन नवाज जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, एक बड़ी इसमें मैं आपको बताऊं, मैं भी आज ये सोच रहा था हाँ, कि अगर वो आ जाते हैं तो ट्रायल 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट, वो तो क्लेम कर रहे हैं ना कि ये फ्लैट मेरे हैं। फ्लैट मेरे हैं। 0 से स्टार्ट मीन्स के 7-8 महीने आप फिर देखें ना, स्ट्रेच कर जाएगा। दोबारा से सारे एविडेंस दोबारा पढ़ना पड़ेगा ना, सारा जो हो चुका है वो भी एविडेंस दोबारा होगा, वो सारा दोबारा होगा ना। या आपने किसी कानूनी उससे मशवरा किया? क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो मेरे मैं ट्रायल कवर करता हूं, वकला से पूछा है, आपने वो वकला कहते हैं कि जनाब नहीं ये तो हो जाएगा और एडिशनली फिर क्योंकि ये कोई एक्यूज है उसमें। मैं आपको बताता हूँ ना, आपने जिन से पूछा होगा वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन या सिविल वाले होंगे आपकी तरह, कोई सोफिस्टिकेटेड जिन्होंने कभी ट्रायल कोर्ट देखी नहीं होगी। अच्छा, मैं कितने ट्रायल कवर किए हैं। जो बेनज़ीर मर्डर केस है ना, वो कोई 5 दफ़ा उसका डिनोवो ट्रायल हुआ, और आखिर में जो उसका डिनोवो हुआ था वो जब जनरल मुशर्रफ आए थे, और जनरल मुशर्रफ जब अरेस्ट हुए थे तो देखें उसमें ये होता है ना कि जब आप एक्यूज़, ये इसमें एक लॉजिक भी है ना कि दोबारा से क्यों होगा उनका। उसमें एक लॉजिक ये है कि अब मैं एक एक्यूज़ हूँ, मुझे तो नहीं पता कि मेरे खिलाफ कितने विटनेस चले गए हैं, मैं प्रिंसिपल एक्यूज़ हूँ, कितने विटनेस मेरे खिलाफ होके गए हैं, तो वो सबको मेरे सामने आके गवाही देनी पड़ेगी, तो तब मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन होगी। अच्छा, इस बंदे ने ये कहा, उस बंदे ने ये कहा, तो आखिर में मैं जो अपनी 342 की स्टेटमेंट दूंगा तो उसमें वो सारा आगे। उसमें एक और भी चीज़ है। अच्छा, ये इसमें एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल आया, ये
हसन नुमान खान साहब का और ताहिर कंबो साहब हैं, वो कहते हैं कि अगर हसन हुसैन में से कोई पेश होता है तो क्या वो गिरफ्तार किया जाएगा? वो तो जाहिर बात है, क्योंकि इश्तिहारी हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, पहले दे हैव टू सरेंडर बिफोर द मैजिस्ट्री ऑफ लॉ और फिर उसके बाद उनका लीगल राइट अप्रूव होगा। देखिए उसमें ना दो चीज़ें हो सकती हैं ना। अब जिस तरह इन्होंने जनरल मुशर्रफ तो हाई ट्रीजन का था, उन्होंने कहा जी वो आ जाएं तो हम उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि आप बाहर आने से जब आप यहाँ पे आ रहे हो आप प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करें। पहले नहीं होता था, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें होता था कि आप एक्यूज़ आएगा फिर वो करेगा। लेकिन अभी 2-4 अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, उन्होंने कहा जी प्रोटेक्टिव बेल, क्योंकि अदालतों का काम ये होता है, अदालत का ये काम नहीं होता कि मुलजिम को भगाए, अदालत का काम होता है मुलजिम आए आके कानून फेस करे और जो लीगल कोर्स है, वो जो प्रोसेस है वो चले ना, तो वो तभी चलेगा जब एक्यूज़ आ जाएगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें ये सेटल्ड लॉ है कि जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जब तक वो मैजिस्ट्री ऑफ लॉ के सामने खुद को सरेंडर नहीं करता या अदालत के अंदर पेश नहीं करता उसके लीगल राइट्स जो है वो एक्रूव नहीं होते। नहीं देखिए, अब जनरल परवेज मुशर्रफ के केस के अंदर जो ये सारी बहस चल रही है उसमें यही बात है कि किस तरह से, क्योंकि कोई बेल एप्लीकेशन चीफ जस्टिस के पास नहीं थी, सामने नहीं है, चीफ जस्टिस साहब ने जो किया वो उन्होंने पता नहीं कोई उनका कोई इख्तियार होगा या नहीं होगा, लेकिन बाहर होता ये है कि अगर आप बाहर से कहीं आ रहे हैं तो आप एक प्रोटेक्टिव बेल मूव करते हैं अपने अटॉर्नी के थ्रू यहाँ से, और वो बेल जो है वो उस पर मेरिट पे उसके आर्गूमेंट होते हैं। और उसके बाद अच्छा इसमें मैं आपको बताऊँ, हसन और हुसैन नवाज़ में से हुसैन नवाज़ फ़र्ज़ किया यहाँ पे आ जाते हैं, वो आगे कहते हैं जी प्रॉपर्टी मेरी है, सब कुछ मेरा है। नहीं तो वो तो पहले दिन से यही कह रहे हैं, लेकिन अभी अगर वो अदालत में आके कहते हैं वो सारा कुछ अपने पे लेते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ जो है और मरीम नवाज़ जो है उनकी हद तक शायद केस उतना वो ना रहे। लेकिन चूंकि अब इसमें देखिए ये केस जो है ये एक लीगल केस नहीं है। कैसे ना रहे, प्रिंसिपल एक्यूज नैब ने नवाज शरीफ को बनाया और मुकदमा ये है कि नवाज शरीफ की बेनामी है, ये झूठा क्लेम है हुसैन का। देखिए यही प्रोसिक्यूशन का केस है, ये प्रोसिक्यूशन का केस है। प्रोसिक्यूशन का ये केस है कि जी बच्चे माइनर थे जिसको प्रॉपर्टीज परचेज की गई, ठीक है, तो परचेज इस वजह से जब किए हैं तो उन्होंने, लेकिन अगर अच्छा ये बताएं, रॉबर्ट रेडले, वाजिद ज़िया, अख्तर रियाज राजा, डोगर, अख्तर रियाज राजा कोई एविडेंस ऐसी पेश कर सके जिससे कनेक्ट हो नवाज शरीफ? देखिए ऐसी कोई एविडेंस नहीं आई है, डायरेक्ट एविडेंस जिससे नवाज शरीफ जो है कनेक्ट, बल्कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी कोई इस तरह की कोई डायरेक्ट इस तरह से एविडेंस नहीं है। एक दो उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं तो ट्रस्ट डीड है, फिर वो मिनरवा सर्विसेज का और साबा सर्विसेज जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनको कुछ लेटर्स हैं जिन्होंने कहा कि ये पैसे दिया करती थी, ये पेमेंट किया करती थी, डील हमारे से ये करती थी। इसके अलावा कोई टाइटल, आप देखिए जो प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप होती है वो होती है रजिस्ट्री होती है, जैसे रजिस्ट्री होती है। आज का कोई वाकया बताइए बस अहम था जो आपको लगा हो कि आज ये कोई ऑड सी बात हुई है? आज तो देखिए आज नवाज शरीफ वहाँ मौजूद थे, मरीम नवाज की शुरू में आए थे, मरीम नवाज नहीं थी, नवाज शरीफ आए, थोड़ी देर बैठे चले गए। नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ के हवाले से बात की कि जनरल देखें मुझे आइन तोड़ने वाला, मुझे बीवी की अयादत के लिए 3 दिन की एग्जम्पशन नहीं मिल रही और जिसने आइन शिकनी की है उसको ये कह रहे हैं कि ठीक है तुम आ जाओ, तुम इलेक्शन भी लड़ो, और कहते हैं मुझे बेटे से तनख्वाह न लेने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर लाइफ, और जिसने आइन तोड़ा उसको कहते हैं कि ठीक है जी तुम अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा लो और उसको इलेक्शन के लिए अहल कर दिया। तो ये उनका ये भी तनकीद आज उन्होंने की, ये उन्होंने तनकीद। तो चले मेरे ख्याल में आप रैप अप करें क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 26 मिनट का प्रोग्राम हो गया, आप आज बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, तो कोई अहम बात कंट्रीब्यूट करना चाहें आप जल्दी से कर दीजिए ताकि मेरे ख्याल में मैंने आपको ना वो सारी अहम बात, हाँ एक जो चीज़ ये कि अब प्रोसिक्यूशन मुझे जो लग रहा है वो इस चक्कर में है कि इनके आर्गूमेंट्स फाइनल जो है वो करवाएं कंक्लूड, और उसके बाद जज साहब ईद से पहले जो है ईद से पहले इसका फैसला, मुझे आज फील हुआ है कि आज वो इस चक्कर में लग रहा है। चले लेकिन मेरे ख्याल में मुमकिन ईद से पहले इस वजह से नहीं होगा। ख्वाजा हारिस जब आएंगे और अपने, मुझे तो पता है कि उन्होंने कहा था कि 38 लॉ पॉइंट्स हैं जो वो
अदालत के सामने रेस करेंगे और एक एक लॉ पॉइंट को वो अच्छे खासे तरह से और लेंगे। नहीं, इसमें वाजिद ज़िया की भी अभी अल जज़ीरा में रिकॉर्ड होगी ना मंडे को। अच्छा, वो मंडे तो को अभी ऑर्डर वो, हो गया। हाँ वो तो ऑर्डर, वो तो उसको समन किया होगा। और इस दौरान में हाई कोर्ट का आ जाएगा, हाई कोर्ट का तो भी वो पता लग चीज़ें जाएगा हो और जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से भी का पता लग भी जाएगा तो कितनी एक्सटेंशन चलें, है, वो बहुत सारा मेरे शुक्रिया। ख्याल में नेक्स्ट मंडे तक होगा। तो जनाब जी, एहतसाब अदालत की कहानी नवाज शरीफ पर जो मुकदमा चल रहा है लंदन फ्लैट से मुतलिक और लजीजिया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स, उस पर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, आपके सवालात के जवाब असद मलिक साहब ने भी दिए और जितनी हम कोशिश कर सकते थे वो दिए। तो ट्रायल जो है वो अब अपने आखिरी और हतमी मराहिल में है। किस वक्त क्या हो कुछ कह नहीं सकते। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। हाँ, एक बात जो है वो हमने कहा था कि वो लोग जो ये दावा कर रहे थे कि जून के पहले हफ्ते में ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा, हमने कहा था कि ये ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता और वैसा ही हुआ। शराय दस्तूर से AQS को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद